नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे एक स्किज़ोफ्रेनिया के केस के बारे में बात करूँगा, जिसको डिल्यूजन्स थी और आपको बताऊँगा कि कॉग्निटिव थेरेपी की मदद से एक मदर ने उस पेशेंट की जो मदर थी, उन्होंने कैसे उस पेशेंट की हेल्प करी, पेशेंट को डिल्यूजन से दूर आने में काफ़ी हद तक मदद दी और कैसे बिना जानते हुए मतलब कॉग्निटिव थेरेपी को ना जानते हुए भी उस मदर ने अपने लॉजिकल और रीजनिंग अप्रोच की मदद से अपना जो भी उन्होंने रीजनिंग लगाई, जैसे भी करके उन्होंने जब पेशेंट को हैंडल किया तो कैसे पेशेंट को डिल्यूजन से दूर आने में मदद मिली। कॉग्निटिव थेरेपी एक बहुत कॉमनली यूज की जाने वाली साइकोथेरेपी है जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड करते हैं उन पेशेंट्स को जिनको कि कोई मेंटल डिसऑर्डर होता है, जैसे कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ओसीडी, बाइपोलर डिसऑर्डर्स और साथ ही एडिक्टिव या कुछ दूसरे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में सीबीटी प्रोवाइड की जाती है। सीबीटी मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और उसी का एक पार्ट होता है कॉग्निटिव थेरेपी। दो थेरेपीज को मिलाकर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बनी है, जिसमें कॉग्निटिव थेरेपी आती है और बिहेवियर थेरेपी आती है। यहां पर मैं बात करूंगा कॉग्निटिव थेरेपी के बारे में। कॉग्निटिव थेरेपी का मतलब है थिंकिंग और रीजनिंग को चेंज करके, अपना सोचने का तरीका बदल के कैसे अपने जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स हैं उनको दूर किया जा सकता है। जैसे कि सिम्टम्स को मैनेज करने में दवाइयां दी जाती हैं जो कि केमिकल लेवल पर ब्रेन में जाकर सिम्टम को दूर करने में मदद देती हैं, उसी तरीके से साइकोथेरेपी मतलब साइकोलॉजिकल थेरेपी जैसे कि सीबीटी या कॉग्निटिव थेरेपी जो होती हैं, वो अपने प्रयासों से, अपने एफर्ट से जब हम थॉट्स को बदलते हैं, अपने बिहेवियर्स को बदलते हैं, तो उससे भी सिम्टम को कम करने में मदद मिलती है और ब्रेन के अंदर भी ऐसे परमानेंट चेंजेस आ सकते हैं जिससे कि वो सिम्टम करीब करीब पूरी तरह से चला जाए। इसी प्रिंसिपल, इसी आइडिया पर बेस्ड होती हैं सारी साइकोलॉजिकल थेरेपीज। बहुत सारी साइकोलॉजिकल थेरेपीज इस टाइम एग्जिस्ट करती हैं और पिछले करीब 100-150 सालों में बहुत सारे डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट लोगों ने बड़ी सारी थेरेपीज इन्वेंट की हैं। सबसे कॉमनली यूज की जाने वाली जो थेरेपी होती है वो कॉग्निटिव थेरेपी होती है, जो कि एंजाइटी, फोबिया, न जाने कितने कितने डिसऑर्डर्स में यूज की जाती है और बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाती है। इनफैक्ट कई मामलों में तो बिना दवाओं के भी सक्सेस मिल जाती है सिर्फ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की मदद से। हालांकि पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग तरह से डिसीजन लेने पड़ते हैं और किसी भी पेशेंट को यह नहीं कहा जा सकता कि वो दवा के बिना सिर्फ साइकोथेरेपी से ठीक हो सकता है। कुछ पेशेंट्स ठीक हो सकते हैं, कुछ पेशेंट्स ठीक नहीं होते। अब बात आती है साइकोटिक डिसऑर्डर्स की, क्योंकि बहुत सारे दूसरे डिसऑर्डर्स हैं जिसके अंदर पेशेंट जो है वो अपने प्रॉब्लम्स को समझता है, जानता है, अपने बारे में बात कर सकता है, डॉक्टर की बात को सुन समझ सकता है। उनमें तो कह सकते हैं कि एक पर्सन जब खुद पर काम करेगा, अपने थॉट्स, बिहेवियर्स को चेंज करेगा, उसमें इंसाइट होगी, तो वो अच्छा रिलीफ, अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा देगा। पर साइकोटिक डिसऑर्डर्स जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजनल डिसऑर्डर या स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर, इनमें पेशेंट के अंदर ज्यादातर मामलों में इंसाइट नहीं होती और इस वजह से साइकोथेरेपी में काम कर पाना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है। पर अच्छी बात यह है कि पिछले करीब 25-30 सालों में बहुत सारा ऐसा रिसर्च वर्क किया गया है। डॉक्टरों ने, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने और साइकाइट्रिस्ट ने बहुत सारे पेशेंट्स को साइकोथेरेपी की मदद से रिलीफ देने में बहुत अच्छी सक्सेस अचीव की है। और काफी सारे कंट्रीज में जैसे कि यूके हो गया और कुछ दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में कॉग्निटिव थेरेपी बहुत कॉमनली यूज की जाती है स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोटिक डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, हिंदुस्तान में साइकोटिक डिसऑर्डर्स के लिए सीबीटी ना के बराबर दी जाती है। कई सारे रीजंस हैं इसके। फिलहाल इस वीडियो में मैं उन रीजंस में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसके लिए अलग डिस्कशन, अलग डिबेट चाहिए होती है। पर यहां जो मैं बात करना चाहता हूं वो ये कि कैसे कॉग्निटिव थेरेपी को यूज करके डिल्यूजन्स में रिलीफ लाया जा सकता है और कई मामलों में ये बहुत आसान हो सकता है और कई मामलों में ये बहुत मुश्किल हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा कि इस वीडियो में ये जो मैं कॉग्निटिव थेरेपी के बारे में जो बताने जा रहा हूं और कैसे एक मदर ने ना जानते हुए भी अनजाने में अपने पेशेंट की, अपने जो बेटे की हेल्प करी, कैसे उसके डिल्यूजन को दूर किया, ये सिर्फ एक आइडिया, सिर्फ एक एग्जांपल या सिर्फ एक ग्लिम्स होगा, एक झलक होगी।
इस वीडियो की मदद से जो भी आप जानकारी लेंगे उसके बेसिस पे आप अपने पेशेंट की थेरेपी करना शुरू कर दें बिना किसी साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर की गाइडेंस के, तो नुकसान हो सकता है, तो प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट और आपके बीच के रिलेशन खराब हो सकते हैं। ये जो वीडियो में जो मैं जानकारी दूंगा ये सिर्फ आपको एक बताने के लिए, एक आइडिया, एक एग्जांपल देने के लिए होगा कि कैसे कॉग्निटिव थेरेपी के आइडियाज और प्रिंसिपल्स सिम्टम्स को रिकवर करने में हेल्प करते हैं। बहुत जरूरी होगा कि कॉग्निटिव थेरेपी या कोई भी दूसरा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट अप्लाई करने के लिए आप किसी साइकोथेरेपिस्ट को कांटेक्ट करें, किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करें, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया और कुछ दूसरे साइकोटिक डिसऑर्डर्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। थोड़ी सी भी गलती कई बार मामला बिगाड़ सकती है। इसलिए बिना ये जानते हुए कि आपका पेशेंट कैसा है, कितना सीवियर है, कितना माइल्ड उसके सिम्टम्स हैं, किस सिम्टम के लिए क्या टेक्निक, क्या लॉजिक लगाना चाहिए, ये सब एक साइकोलॉजिस्ट अपने जजमेंट के बेसिस पे डिसाइड करे, वो ज्यादा बेटर है। और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके, उससे डिस्कस करके अपने केस के बारे में, अपने फैमिली मेंबर के बारे में तभी किसी निर्णय पर पहुंचे, क्योंकि वो आपको गाइड करेगा कि पेशेंट के साथ किस तरह से रिस्पॉन्स देना है, किस तरह से उसके साथ बिहेव करना है। पर क्योंकि हर पेशेंट के लिए थेरेपी लेना पॉसिबल नहीं हो पाता, हर पेशेंट के लिए रेगुलरली थेरेपी में बने रहना पॉसिबल नहीं हो पाता, फैमिली मेंबर्स को बहुत सारा स्ट्रेस होता है क्योंकि पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास, थेरेपिस्ट के पास जाना नहीं चाहता या जाना नहीं चाहती, और कई बार थेरेपिस्ट अवेलेबल ही नहीं होते। इनफैक्ट जब थेरेपी भी दे रहे होते हैं तो थेरेपी का जो 1-1.5 घंटे की डिस्कशन है, जो कि हफ्ते में शायद 1 या 2 बार ही होती है, वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि पूरी तरह से पेशेंट के थिंकिंग को बदला जा सके। तो ऐसे में रोजमर्रा के जो उतार चढ़ाव जो फैमिली के लोग देखते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, जिनसे वो जूझते हैं, उसमें वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से पेशेंट के साथ डिस्कस कर रहे हैं उसके डिल्यूजन को, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे वो उसके डिल्यूजन या उसके सिम्टम्स को देखते हैं, समझते हैं, ये बहुत मैटर करता है ताकि पेशेंट को डे टू डे लाइफ में हैंडल किया जा सके। तो ऐसे में फैमिली मेंबर्स पेशेंट के को थेरेपिस्ट की तरह काम करते हैं और उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि पूरी डिपेंडेंसी आप थेरेपिस्ट पर नहीं बना सकते, क्योंकि थेरेपिस्ट हर वक्त अवेलेबल नहीं है। साथ ही हिंदुस्तान में थेरेपिस्ट की बहुत कमी है और स्किज़ोफ्रेनिया और साइकोटिक डिसऑर्डर जैसी बीमारियों में थेरेपी दे पाना या थेरेपी देने वाले थेरेपिस्ट बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी होगा कि जब आप अपने पेशेंट के साथ कैसे डील कर रहे हैं, उसके डिल्यूजन्स के साथ आप कैसे रीजन कर रहे हैं, कैसे उसको समझकर कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ये आपको ढंग से समझना जरूरी है, क्योंकि आप एक को थेरेपिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। घर की रोजमर्रा की कंडीशंस में जब पेशेंट डिस्टर्ब होता है तो वहां आपके स्टेटमेंट्स, आपके वर्ड्स, आपके बिहेवियर बहुत मैटर करते हैं। तो इसे ध्यान में रखते हुए आप ये चीज समझें कि कॉग्निटिव थेरेपी सुनने में जहां लगेगी बड़ी आसान सी है, जब मैं ये केस डिस्कस करूंगा या कुछ आइडियाज डिस्कस करूंगा तो आपको लगेगा ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप पेशेंट के ऊपर इसको अप्लाई करने जाते हैं, चाहे वो थेरेपिस्ट करे या चाहे घर के लोग भी थोड़ा बहुत उससे डिस्कस करे, जिसमें वो कई बार बहस करने लगते हैं, ना जाने किस किस तरीके से पेशेंट के साथ डिबेट करने लगते हैं, तो रोजमर्रा की कंडीशन में बड़े सावधानी के साथ पेशेंट के साथ रीजनिंग की जाती है। तो सुनने में लग सकता है कि कुछ बातें बड़ी कॉमन सेंस की हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। कॉमन सेंस अगर काम करती होती तो ना तो पेशेंट को डिल्यूजन्स होती और ना ही घर वालों के लिए इतना मुश्किल होता पेशेंट के दिमाग को बदल पाना। पेशेंट की सोच, पेशेंट का डिल्यूजन इसलिए नहीं बदल पाता क्योंकि उसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजंस मौजूद हैं, जो कि उसके ब्रेन में, उसकी थिंकिंग में और उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस में मौजूद हैं। इसलिए सिर्फ कह देने से कि ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं, ये बिलीव क्यों नहीं कर पाता या कर पाती, ये कैसे इतने अजीब अजीब चीजों को सोचता रहता है या सोचती रहती है, ये सब चीजों में डिबेट करने में या इस तरीके की नेगेटिविटी से फायदा नहीं होगा। पेशेंट के फैमिली मेंबर्स के लिए जरूरी है कि वो पेशेंट के लिए एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड लाने के साथ साथ पेशेंट की कंडीशन, उसके बिहेवियर को समझें और उसको कैसे रिस्पॉन्स देना है इसके बारे में सही तरह से जागरूक हो पाएं। तभी आप बहुत सारे सीवियर डिस्टर्बेंस जो पेशेंट में आते हैं उनको हैंडल कर सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है कि फैमिली मेंबर्स एम्पावर हों, उनमें वो ताकत आए कि वो पेशेंट के सिम्टम्स को, बिहेवियर्स को, डिल्यूजन्स को हैंडल कर सकें। तो इसलिए ये जो मैं आगे आपसे केस डिस्कस करूंगा,
वो एक मदर ने अपने बेटे को हैंडल किया है और बिना जानते हुए कि वो कॉग्निटिव थेरेपी दे रही है या क्या दे रही है, वो तो जब हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं पेशेंट्स के साथ, तो पता चलता है कि उनकी मदर ने जो किया वो तो एक्चुअल में वही चीज है जो एक कॉग्निटिव थेरेपिस्ट भी करता है। उस पेशेंट के साथ उन्होंने कैसे डील किया, अनजाने में ही सही, बट उन्होंने अपनी समझ से जैसे भी डील किया वो एक्चुअल में पेशेंट के लिए थेरेप्यूटिक वे में काम कर गया। तो यहां बड़ी सारी चीजें जानने समझने की होंगी। ये वीडियो लंबी होगी, काफी सारी चीजें इसमें डिस्कस करने की हैं, काफी सारी नई बातें आपको पता चलेंगी, काफी इंसाइट आएगी कि फैमिली मेंबर्स कैसे डील करें एक डिल्यूजनल पेशेंट के साथ। इसलिए ये 2 या 3 पार्ट्स में होगी, क्योंकि शुरुआत का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो मैं अभी बता रहा हूं, फिर केस डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद भी आपसे कुछ व्यूज, कुछ कमेंट्स शेयर करूंगा। तो इसलिए ये पूरा एक सीरीज की तरह लेकर चलें, कई पार्ट्स में होगी, तो पूरे केस को ढंग से समझें, जानें और उसके बाद सही इंसाइट के साथ सही निर्णय लें, सही स्टेप्स लें। फिर से एक बार कहूंगा कि इन आइडियाज को एकदम से पेशेंट पर अप्लाई करना ना शुरू कर दें, बहुत से लोगों के लिए बिल्कुल संभव नहीं होगा। थोड़ा सोचें, थोड़ा समझें, थोड़ा विचार करें, उसके बाद ही आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे, या फिर डायरेक्ट अपने सीधा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से पहले डिस्कस करें। क्योंकि YouTube पर बहुत सारी मेडिकल इंफॉर्मेशन लेने की लोगों को आदत हो गई है। पिछले करीब 4-5 साल में बहुत आदत हो गई है कि सारे के सारे अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर्स जो है वो YouTube पर मिल जाते हैं। वो कुछ ना कुछ नुस्खे बताते रहते हैं, कोई ना कुछ सजेशंस देते रहते हैं, कुछ ना कुछ डील करने के लिए तरीके बताते रहते हैं। मेंटल हेल्थ, जिसमें कि स्किज़ोफ्रेनिया एक बहुत ही सीवियर कंडीशन आती है, उसके लिए एक तो वैसे भी फैमिली मेंबर्स और बाकी लोग इतने जागरूक नहीं है, पता भी नहीं है कि पेशेंट जिस सिम्टम से डील कर रहा है वो है क्या, उसका करना क्या है, वो क्यों उसको ये बीमारी आई है, कहां से आ गई है, क्या वो इतनी चीजें सोचता रहता है या सोचती रहती है, पेशेंट कुछ नहीं पता है। तो ऐसे में अगर हम कच्ची नॉलेज के साथ अगर पेशेंट को अप्रोच करेंगे तो कई बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए कोई भी यूट्यूब पे दी हुई वीडियो में जो जानकारी है उसको एज इट इज अडॉप्ट कर लेना और एज इट इज उसको अप्लाई कर लेना, ये इतना हेल्पफुल होता नहीं है और ना ही इस तरह की जानकारी इतनी ज्यादा दी जा सकती है। बहुत लोग मेरे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, अपना डिल्यूजन बताएंगे, अपना सिम्टम बताएंगे। पॉसिबल ही नहीं है कि यूट्यूब के कमेंट्स में मैं इस बात का कोई आंसर दे पाऊं। इसलिए नहीं कि आंसर्स है नहीं, इसलिए कि यूट्यूब के कमेंट्स में आप कोई थेरेप्यूटिक आइडियाज या थेरेप्यूटिक पूरी की पूरी गाइडेंस नहीं दे सकते। ये आपको सिर्फ थेरेपिस्ट से खुद बात करके, अपने पेशेंट को बात करा के ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। इसलिए ये जो आदत बन गई है, कई सारे डॉक्टरों ने ये आदत बिगाड़ दी है। वो YouTube पर वीडियोस बनाते हैं जिसके अंदर थेरेपी सिखाते रहते हैं, थेरेपी बताते रहते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा तुम घर पे बैठ के सारी थेरेपी कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए कुछ केसेस में ये बात ठीक है, हो सकता है, पर जो मेजॉरिटी पेशेंट्स हैं, इतने सारे जो पेशेंट्स हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं जो ये सारी वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूब से सीखकर उसको डायरेक्ट अप्लाई करके आप अपने पेशेंट की या खुद की थेरेपी नहीं कर सकते। थेरेपी को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। कुछ चीजें क्लिक कर सकती हैं, दिमाग में आ सकती हैं, अच्छी इंसाइट मिल सकती है, अप्लाई हो जाएगा, बहुत बढ़िया। इसीलिए मैं ये जो चीजें डिस्कस कर रहा हूं, आज कर रहा हूं या आज के बाद कभी भी डिस्कस करूंगा, या आज से पहले जो भी मैंने थेरेपी और इस आइडियाज पर जो मैंने बात की है, उनका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जो सुन रहे हैं उसको डायरेक्ट अप्लाई करें, क्योंकि हो भी नहीं पाएंगे। क्योंकि हर पेशेंट अलग होता है, हर पेशेंट का सिम्टम, उसकी साइकोलॉजी अलग होती है, उसका डिल्यूजन कैसा है, उसके डिल्यूजन में क्या थॉट आते हैं, उसको हेलुसिनेशन है या नहीं है, उसका अंडरस्टैंडिंग कितनी है अपने सिम्टम्स को लेकर, इंसाइट कितनी है, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं जिसके बेसिस पर थेरेपी दी जा सकती है। थेरेपिस्ट को भी इतनी मुश्किल होती है और बहुत डिफिकल्ट केसेस में से एक होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स या डिल्यूजनल डिसऑर्डर के पेशेंट्स। इसलिए जो भी ये जानकारी दी जा रही है, आप बस समझें कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग सालों से सिर्फ दवाइयां दे रहे हैं और उनको आइडिया भी नहीं है कि साइकोलॉजिकली मैनेज किया जा सकता है पेशेंट को। और मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं जिसमें मैं थेरेपी की वीडियोस बना रहा हूं स्किज़ोफ्रेनिया या डिल्यूजनल डिसऑर्डर के पेशेंट्स के लिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि थेरेपी के आइडियाज बता रहा हूं, टेक्निक बता रहा हूं, अप्लाई करो हो जाएगी। मैं बिल्कुल भी इस तरह की चीज को प्रमोट नहीं करता यूट्यूब पर, और बिल्कुल भी इस तरह से मैं कोई चीज बताता भी नहीं हूं। इसीलिए कई लोगों की शिकायत होती है कि मैं उनको थेरेपी की वीडियोस क्यों नहीं बना के बताता, बाकी के डॉक्टर बना रहे हैं, मैं क्यों नहीं बनाता। मैं इन चीजों से ज्यादा बचने की कोशिश करता हूं। क्यों? क्योंकि इन चीजों को लोग बड़ा मिसयूज कर सकते हैं। मैं चाहता तो एक पीपीटी की एक स्क्रीन बना के, फोटो चिपका के उसके ऊपर एक डिस्क्लेमर दे सकता था कि इसका मतलब ये नहीं है, इसलिए ऐसा करो। नहीं, मैं पूरा डिस्क्लेमर पूरा एक वीडियो की फॉर्म में दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि सावधानी रखनी जरूरी है। इसलिए यह समझना कि एक पेशेंट को साइकोलॉजिकली हैंडल डिफरेंटली किया जा सकता है, यह जानना सबके लिए जरूरी है।
क्यों? क्योंकि आप सालों तक दवाइयों पर निर्भर रहे हैं, सालों तक रहेंगे। बहुत सारी चीजें आप खुद कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर के लिए, अपने लिए। वो सब करने से आप अभी तक वंचित रहे हैं। अभी तक आपको ये सब चीजें ना के बराबर बताई गई होंगी, और कितनों को तो आज तक कभी आइडिया भी नहीं होगा कि दवाओं के अलावा वो और कुछ भी कर सकते हैं जिससे पेशेंट की मदद कर सकते हैं। तो उस वजह से ये वीडियोस को बनाना जरूरी है, बताना जरूरी है कि कैसे साइकोलॉजिकली डिल्यूजन्स को अप्रोच किया जा सकता है, और कैसे डिल्यूजन्स को हैंडल करने में फैमिली मेंबर्स को थेरेपिस्ट का काम कर सकते हैं। पेशेंट को संभालने में वो एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह से शाम तक साल के 365 दिन फैमिली मेंबर्स को उस पेशेंट के साथ रहना है। इसलिए सिर्फ ये कहना कि इस डिल्यूजन को इग्नोर करो, इस डिल्यूजन को ज्यादा हवा मत दो, ज्यादा बात मत करो, फालतू के दिमाग के वहम है, इन सब चीजों से काम नहीं बनेगा। इस एटीट्यूड से काम नहीं बनेगा। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम सही तरह से समझें कि डिल्यूजन की जो सिम्टम आती है, जो पेशेंट एकदम से पैरानॉइड हो जाता है या ग्रैंडियोस डिल्यूजन आती है, जो भी उसको आती है, उस टाइम पर पेशेंट के साथ कैसे रिएक्ट करना है। तो एक साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत है। और इस समय 2023 चल रहा है या जो भी आगे का समय आ रहा है, इस समय बेहद जरूरी है कि हिंदुस्तान में लोग समझें कि एक साइकोटिक पेशेंट को साइकोलॉजिकली कैसे हैंडल करना है। क्योंकि ये यूके वगैरह, ये जो अमेरिका वाले देश हैं, तो सालों से कर रहे हैं। यहां पर तो बहुत किताबें लिखी गई हैं, बहुत रिसर्च हुआ है। वहां आम कॉमनली पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स को ट्रेन किया जाता है कि उनके पेशेंट को कैसे हैंडल करना है। साइको एजुकेशन सालों से दी जा रही है। 1960-70 के दशक से साइको एजुकेशन पर जोर दिया जा रहा है वहां पर, और हिंदुस्तान में अब पहली बार शायद शुरू हो रहा है। ना के बराबर पेशेंट्स और उनके फैमिली मेंबर्स को साइको एजुकेशन के बारे में पता होता है। ये जो इतनी सारी जो मैं वीडियोस बनाता हूं, कहीं कोई स्टोरी बनाता हूं, FAQs बनाता हूं, क्यों? ताकि साइको एजुकेट किया जा सके, बताया जा सके कि ये जो इतनी गंभीर बीमारियां हैं, ये होती क्या है, कैसी होती हैं, इनके सिम्टम्स, और इनको कैसे समझना है। इसीलिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा खुद को एजुकेट करें। तो फैमिली साइको एजुकेशन, फैमिली थेरेपी, फैमिली काउंसलिंग वो एक अप्रोच होती है, दवाइयां दूसरी अप्रोच होती है। किसी किसी सीवियर केस के अंदर वो ECT, इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी वो जरूरी हो सकती है। पर साइकोलॉजिकल लेवल पर सोशल स्किल ट्रेनिंग जरूरी होती है, कॉग्निटिव थेरेपी जरूरी होती है, कॉग्निटिव रेमेडिएशन थेरेपी जरूरी होती है। वो कॉग्निटिव थेरेपी से काफी अलग होती है। और साथ ही फैमिली वर्क जरूरी होता है। तो ये बेसिक्स है साइकोलॉजिकल थेरेपी जो जरूरी है, उनके बारे में मैं अपनी वीडियोस में बताता रहता हूं। इस वीडियो के इस पार्ट को मैं यहीं खत्म करूंगा। केस को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये एक तरह का इंट्रोडक्शन था, डिस्क्लेमर था ये पूरी वीडियो एक तरह का। अगली वीडियो में मैं केस डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि कैसे कॉग्निटिव प्रिंसिपल्स, कॉग्निटिव आइडियाज, मतलब जो थेरेपी के आइडियाज हैं, उसके बेसिस पे कैसे पेशेंट को हैंडल किया जा सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिए, और जो जरूरी इनसाइट्स हैं वो लीजिए और सही डायरेक्शन लीजिए। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।